हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है इसका एनालिसिस करेंगे। साथ साथ हम ये देखेंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से बहुत ग्रोथ आ रही है, क्या पॉजिटिव सपोर्ट है गवर्नमेंट्स का, क्या क्या यहाँ पे पॉजिटिव लॉलापलूजा इफेक्ट्स हैं। एंड साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है एंड कैसे कैसे जो आइस इंजन मार्केट्स हैं उनको खाते जा रही है। एंड साथ साथ इस इंडस्ट्री की जो की टर्मिनोलॉजीज हैं हम वो भी देखेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड कि कौन कौन से लिस्टेड स्टॉक्स यहाँ पे बेनिफिट करेंगे हम उसकी बात करेंगे। पर इंडस्ट्री एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक की मेंटल मॉडल बताना चाहता हूँ जिसका नाम है सर्फिंग। चार्ली मंगर ने अपनी एक टॉक के अंदर मेंटल मॉडल दिया था। तो उस टॉक में चार्ली मंगर ने क्या बात करी थी कि व्हेन दीज न्यू बिजनेसेस कम इन, there are huge advantages for the early birds. When you are an early bird, there's a model that I call surfing. When a surfer gets up and catches the wave and just stays there, he can go a long time. But if he gets off the wave, he becomes mired in shallows. But people get long runs when they're right on the edge of the wave, whether it's Microsoft or Intel or all kinds of people. माने कुछ जो न्यू एज बिजनेसेस हैं या फिर जो न्यू बिजनेसेस आते हैं वो एक स्ट्रक्चरल टेल विंड पे चले जाते हैं। एंड अगर वो स्ट्रक्चरल टेल विंड में लंबे समय के लिए रहते हैं तो दे बिकम मैसिव विनर्स। तो यहाँ पे आपके साथ अगर मैं एग्जांपल लूँ माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट हैज बीन अ मैसिव विनर सिंस 1990s। 2000s के अंदर जब कैपिटल मिस एलोकेशन हुई थी तब प्रॉब्लम्स हुई थी, बट उसके बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना फोकस क्लाउड की तरफ करा तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अगेन बिकेम अ मैसिव विनर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे और स्ट्रक्चरल टेलविंड्स की बात करूँ तो इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है, 1990 से इंडिया की जो आईटी रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 मेन एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए, यहाँ 2 मेन एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए। अगर हम आज जो अजिम प्रेम जी हैं उनकी बात करते हैं जो विप्रो से हैं, साथ साथ हम अगर हम जो नारायण मूर्ति की बात करते हैं, सो बोथ ऑफ देम आर बेनिफिशियरीज ऑफ स्ट्रक्चरल टेलविंड्स। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टाइटन की बात करते हैं तो टाइटन ने लंबे समय में जो अनऑर्गेनाइज जो जूलर्स हैं उनसे मार्केट शेयर लिए। सो टाइटन इज सर्फिंग द वेव। क्या वेव सर्व कर रहा है टाइटन इस टाइम पे? दैट इज टेकिंग अवे द मार्केट शेयर। सेम केस इज देयर इन द बिजनेस ऑफ रिलैक्सो, सेम केस इज देयर इन द बिजनेस ऑफ एशियन पेंट्स। लास्ट 40-50 ईयर्स से दे आर सर्फिंग ऑन अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड। तो ये सर्फिंग इज अ वेरी की मेंटल मॉडल। एंड जो नई टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर भी सर्फिंग का काफी ज्यादा एप्लीकेशन आ सकता है। तो न्यूली लिस्टेड इंटरनेट बिजनेसेस है इनमें भी शायद से सर्फिंग मेंटल मॉडल लग सकता है, बट अगेन दिस इज अ मेंटल मॉडल जो आप सब डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ जो इंडिया में आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है, वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में इसका एनालिसिस करते हैं। तो वर्ल्ड में अगर हम इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्यों क्लियर कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में भी हम अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे एनालिसिस बनाएंगे तो आपको जो बेसिक टर्म्स है वो सारी की सारी समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है इनकी बात करते हैं। तो पहली जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसको हम कहते हैं बीईवी। बीईवी का क्या मतलब है? फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। माने जो प्योरली व्हीकल जो बैटरी से चलती है, माने जो फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दैट इज बीईवी। जैसे हम वीडियो में देख भी सकते हैं कि एक जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है इस टाइम पे। सेकेंड हमारे पास क्या आती है? इंटरनल कंबशन इंजन। इसको हम कहते हैं आइस। जो आज की हमारे पास पेट्रोल और डीजल कार्स हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ आइस। माने इनके अंदर पेट्रोल चलता है और डीजल चलता है, तो इसको हम आइस इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। थर्ड हमारे पास क्या यहाँ पे आजकल टेक्नोलॉजी आती है, दैट इज द फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। अब फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या है? दैट इज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर इनको FCEV भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विद इन व्हीकल, जिससे ये जो कार है वो रन करती है। तो कई लोग तो कहते हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन इज द नेक्स्ट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे FCEV करके भी व्हीकल्स आ रही हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि बेसिकली फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है। फोर्थ की यहाँ पे हमारे पास की क्या टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज माइल्ड हाइब्रिड। माने माइल्ड हाइब्रिड का क्या मतलब है कि ये जो करंट पेट्रोल और डीजल कार्स हैं इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। माने अगर आप अपनी कार को रेड लाइट पे रोकते हैं तो आपकी कार का इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो कुछ जो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने वाले इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ माइल्ड हाइब्रिड के अंदर आते हैं। तो माइल्ड हाइब्रिड आई थिंक आजकल काफी सारी कार्स माइल्ड हाइब्रिड ही हैं। एंड लास्ट की यहाँ पे की टर्मिनोलॉजी क्या आती है, दैट इज PHEV, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या पर्पस है? बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है एंड साथ साथ इसके अंदर पेट्रोल पावर्ड इंटरनल कंबशन इंजन भी होता है। तो इसके अंदर दोनों आइस इंजन है एंड जो इलेक्ट्रिक बैटरी है वो भी लगी हुई है।
तो अगर आपकी पर बैटरी की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो जैसी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो फिर आपका जो आइस इंजन है आप उसको यूज़ करके अपनी कार को चला सकते हैं। सो दीज आर दी की 5 टर्मिनोलॉजीज। अब मैं आपके साथ एक बार रिपीट करता हूँ। दैट इज BEV, दैट इज बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेकेंड है आइस, इंटरनल कंबशन इंजन, जो आजकल हम यूज़ करते हैं। थर्ड इज फ्यूल सेल, दैट इज फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, FCEV, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Fourth is mild hybrid and finally it is PHEV, plug-in hybrid electric vehicles। एंड इस टाइम पे अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं कि मार्केट शेयर किसका सबसे ज्यादा है तो टेस्ला का इस टाइम पे 21% मार्केट शेयर है। मित्सुबिशी, रेनो एंड निसान का 12% मार्केट शेयर है। फॉक्सवैगन का 10% है। साइक का 7% है। ह्यूंडई का 6% है। एंड जो अदर कंपनीज है उनका 44% के आसपास है। एंड इंडिया के अंदर टाटा नेक्सॉन का आई थिंक जो सिर्फ हम एक मॉडल की बात करते हैं तो उसका 60 to 70% मार्केट शेयर के आसपास है। अगर हम धीरे धीरे ट्रेंड देखते हैं कि वर्ल्ड में ट्रेंड क्या चल रहा है इस टाइम पे कि जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आता है कि जो आइस इंजन व्हीकल्स हैं इनका मार्केट शेयर 94% था 2010 के अंदर। Whereas फास्ट फॉरवर्ड 2020 में आइस का जो मार्केट शेयर है इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स का 35.5% के आसपास आ गए। Whereas जो माइक्रो हाइब्रिड है, जो मैंने आपको बताया जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, उनका मार्केट शेयर 4.7% में 2010 से बढ़ के आज 2020 में 51% के आसपास हो गए। Whereas जो माइल्ड हाइब्रिड है इनका मार्केट शेयर कुछ सिर्फ 5% के आसपास है 2020 में, विच इज एक्सपेक्टेड कि 2025 तक 20% के आसपास भी हो सकता है। फुल हाइब्रिड का आज भी 5% है, 5.4%, जो 2025 में 12% हो सकता है। एंड जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसकी हमने अभी बात करी, इसका मार्केट शेयर आज 2020 में 3.3% है। एंड बाय 2025 इट इज एक्सपेक्टेड कि इसका मार्केट शेयर यहाँ से क्वाड्रूपल करके 12.2% के आसपास आ जाएगा। Whereas जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं है। 2025 में एक्सपेक्टेड है कि इसका मार्केट शेयर सिर्फ 0.1% ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इवन दो बहुत ज़्यादा यूसेज भी हैं हाइड्रोजन के एज अ ग्रीन फ्यूल, बट हाइड्रोजन में इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम है कि इनके जो प्लांट्स हैं एक्चुअली कमर्शियली वायबल नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्लांट सेटअप नहीं हो रहे एंड गवर्नमेंट इस टाइम पे कम सब्सिडी भी दे रही है इनको। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ट्रेंड की मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी डाल रखी है। बट क्लियरली इन माई ओपिनियन जो इस टाइम पे ट्रेंड है, ट्रेंड फेवर्स बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या है कि गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो इस टाइम पे हम अगर वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है, या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको शायद से लंबे समय में जो इनकी फेजिंग आउट है उसमें ट्राई कर रही है। प्राइमरी रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस का एक टारगेट है कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो जो सी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाएगा एंड कंट्रीज़ लाइक मालदीव शायद से वाटर के अंदर ही सबमर्ज हो जाएंगी। सिटीज़ लाइक सिंगापुर और अगर कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर और अगर मुंबई जैसे शहर की हम बात करें तो यहाँ पे एक चांस है कि ये भी वाटर के अंदर सबमर्ज हो सकती है अगर क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू करते ही रहा। तो इससे रिलेटेड आई थिंक रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी यूएन की COP26 के नेम से, जहाँ पे सारी गवर्नमेंट्स का टारगेट क्या है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। एंड इसको ना बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? पहला तो ये चीज़ कर सकते हैं कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं धीरे धीरे उनको फेज आउट करें। सेकेंडली ये कर सकते हैं कि कार्बन को कैप्चर कर लें, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर सकते हैं। थर्ड की चीज़ क्या कर सकते हैं कि आज जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 16% के आसपास जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से होती है। माने जो हम कार्स की बात करते हैं या फिर जैसे भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 16% के आसपास जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है यहाँ से होती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्शन के पीछे या इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे जो पॉलिसी पुश है वो इस वजह से आता है क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स डिफरेंट प्लेजेस ले रही हैं। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हैं तो पहले इंडिया से बात करते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट क्या है। तो इंडिया में रिसेंटली फेम 2 करके एक स्कीम अडॉप्ट करी थी जिसमें 10,000 करोड़ का ओवरले है ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, जिसमें डिमांड के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज के ऊपर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी कि जैसे जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है तो उसका रिडक्शन होएगा फ्रॉम 12% to 5% ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जो ईवी चार्जेस हैं उनके ऊपर 18% से लेके 5% के आसपास होएगा। वेराज जो वारंटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो 1 ईयर से रिवाइज होके अप टिल 3 ईयर्स के आसपास हो जाएगी। यहाँ तक जो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं इनके ऊपर भी आपको ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ की जो सब्सिडी है जो गवर्नमेंट देने के लिए रेडी हो रखी है इस टाइम पे। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ऑटो कंपोनेंट्स पे वो 10
10% से 15% कर दी गई है ताकि इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट मिले। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया में जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है इसका यहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट या CAGR इट इज एक्सपेक्टेड कि 72% के आसपास रहेगा। कि माने 2021 में 1,41,000 टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, whereas as compared to अगर हम फास्ट फॉरवर्ड टू 2026 करते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 21,30,000 कुड बी देयर ऑन द रोड। तो मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर जो EV का अडॉप्शन होएगा पहले टू व्हीलर्स के अंदर होएगा, फिर टू व्हीलर्स के बाद जाके जो फोर व्हीलर्स हैं उनके अंदर होना स्टार्ट होएगा। सिमिलरली अगर हम बाकी गवर्नमेंट्स की भी बात करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इस टाइम पे अगर इस टाइम के अंदर अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना में क्या है कि चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ CO2, माने जो जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है या जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो 28% ऑफ जो ग्लोबल एमिशन है चाइना से होते हैं। एंड CO2 का जो एमिशन है बिफोर 2030 पीक कर जाना चाहिए। एंड चाइना का टारगेट है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी बिफोर 2060 रीच कर जाए। तो चाइना ने 2035 तक एक टारगेट अनाउंस करा है कि जितनी भी पैसेंजर व्हीकल है कंट्रीज के अंदर, राइट, सारी की सारी ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे ही चलेंगी, दैट इज हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई भी फॉसिल फ्यूल पे नहीं चलेगी। साथ साथ चाइना का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंसेंटिव प्रोग्राम है जो 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें क्या आएगा कि आपको एग्जेम्पशन मिलेगी परचेज के ऊपर, आपको जो और आपके जो डिमांड इंसेंटिव्स है वो दिए जाएंगे। डिमांड इंसेंटिव है उसमें भी टैक्स का रिडक्शन हो जाएगा। साथ साथ चाइना इस टाइम पे किन चीज़ों पे काम कर रहा है, 4 चीज़ों पे काम कर रहा है फॉर डीकार्बनाइजेशन। एक तो लो कार्बन जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर कर रहा है, माने विंड एनर्जी और जो सोलर एनर्जी है इनका यूसेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्लीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एज अ एनर्जी सोर्स की जो हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एज एन एनर्जी सोर्स का जो पर्पज है वो इंडस्ट्रियल यूसेज में आएगा। माने स्टील जैसी प्रोडक्शन के अंदर या एल्यूमिनियम जैसी चीज़ों की प्रोडक्शन में या सीमेंट जैसी प्रोडक्शन के अंदर हाइड्रोजन का यूसेज काफ़ी होएगा। दिस विल स्टार्ट रिप्लेसिंग कोल। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन का यूसेज काफ़ी बढ़ते जाएगा। थर्ड की नैरेटिव चाइना के अंदर क्या है इस टाइम पे डीकार्बनाइजेशन का, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल या बैटरीज का यूसेज, जो यहाँ पे चाइना के अंदर जो बसेज हैं उसमें भी हुआ है एंड जो टू व्हीलर्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैसिवली हुआ है। जैसा कि हम यहाँ पे एस कर्व देख सकते हैं, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि चाइना में ऐसा कुछ एस कर्व काम करेगा कि 2045-2050 तक पूरा का पूरा जो फ्लीट होएगा वो सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आएगा, फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स तो होंगे ही नहीं। एंड फाइनली चाइना की डीकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी का क्या पार्ट है यहाँ पे, दैट इज कार्बन कैप्चर। माने ऐसे पे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ रही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके अंडर अर्थ कर देते हैं। जो अंडर दी अर्थ है वहाँ पे जितनी भी CO2 है वो कैप्चर हो जाती है, माने एटमॉस्फेयर से CO2 कैप्चर होती है। तो जितने भी इंडस्ट्री से CO2 एमिट हो रही है वो वहाँ पे कैप्चर भी हो सकती है सारी। माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसेंटली ऐसे एक प्लांट के अंदर इन्वेस्ट करा था। थर्ड की अगर हम पॉलिसी इनिशिएटिव की यहाँ पे बात करते हैं, तो इफ़ यू टॉक अबाउट अ कंट्री लाइक नॉर्वे, तो नॉर्वे का बहुत अग्रेसिव टारगेट है कि बाय 2025 जितनी भी आइस पैसेंजर व्हीकल इंजन हैं ये सारी फेज आउट हो जाएंगी। USA का क्या टारगेट है, USA $7,500 के आसपास टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख रुपीस के टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं ऑन अ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड 2035 तक कैलिफोर्निया गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि जितनी भी बेसिकली EVs और पैसेंजर ट्रक्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिक होने चाहिए, जो भी एमिशन कॉजिंग है दैट शुड बी फेज्ड आउट। फ्रांस में भी इस टाइम पे अगर हम यूके में भी बात करते हैं तो यूके में भी देयर इज अ ग्रांट ऑफ अप टू 75% टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर इंस्टॉलिंग चार्जिंग स्टेशंस एट होम, माने 75% तक इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट। इन फ्रांस में क्या इनिशिएटिव है कि 1.3 बिलियन यूरोज के आसपास का फंड इनिशिएटिव है एंड टैक्स क्रेडिट्स हैं पर कार ऑलमोस्ट 300 यूरोज के। सो दीज आर ऑल दी इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव लॉलापलूजा इफेक्ट क्या क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्या क्या चीज़ें काम कर रही है इनके फेवर में। पहली चीज़ जो काम करी है दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक अवेयरनेस। सेकंड चीज़ है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड फिस्कल इंसेंटिव्स, माने गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तीसरी चीज़ है एमिशंस के रेगुलेशंस, तो एमिशंस के रेगुलेशंस भी आ रहे हैं, जैसे हमने BS6 की बात करी, इन चीज़ों की बात करी। तो दीज आर ऑल्सो लीडिंग टू व्हीकल्स जो बहुत ज़्यादा कम पोल्यूशन कॉज करते हैं। फिर फोर्थ चीज़ क्या है कि बैटरी का प्राइस डिक्लाइन कर सकता है क्योंकि जैसे जैसे हम स्केल पे मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड लास्ट टू चीज़ क्या है कि जैसे जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओनरशिप बढ़ती है धीरे धीरे उसका कॉस्ट भी करते जाएगा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव लॉलापलूजा है इनके लिए क्रिएट हो सकता है। अब एक बार हम चेक करते हैं कि जो ग्लोबल ऑटो कंपनीज हैं, जो इंडियन ऑटो कंपनीज है इस टाइम पे कितना इन्वेस्ट कर रही है।
हम ग्लोबल ऑटो कंपनीज की बात करते हैं तो इस टाइम पे अगर हम फॉक्सवैगन ग्रुप की बात करें तो इनका टारगेट है कि 60% के आसपास इनका रेवेन्यू जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इससे आए। ऑडी का 100% है एंड फॉक्सवैगन का 100% है बाय 2035। ओपेल का 100% बाय 2028 है, फिएट का 100% बाय 2030 है कि सारा का सारा रेवेन्यू हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आना चाहिए। वेराज अगर हम टोयोटा की बात करते हैं तो इनका 20% है बाय 2025, जैगवार का भी 100% है, टेस्ला का तो वैसे ही 100% है, पॉर्श का 50% के आसपास है बाय 2025, वॉल्वो का भी 50% बाय 2025 एंड 100% बाय 2030 है एंड हुंडई का 100% है बाय 2035। BMW का क्या टारगेट है कि बाय 2025 33% रेवेन्यू बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आना चाहिए एंड बाय 2030 का क्या टारगेट है कि 50% हमारा जो रेवेन्यू है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आना चाहिए। एंड ये तो हमने जो ग्लोबल ऑटो कंपनीज है इनकी बात करी। अगर हम इंडियन ऑटो कंपनीज की बात करते हैं तो इंडियन ऑटो कंपनीज में भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हम हीरो की बात करते हैं जो टू व्हीलर है तो यहाँ पे इनका 50% कैपेक्स इज गोइंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड यहाँ पे एथर करके जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है उसमें ऑलरेडी मोर देन 30% स्टेक ओन करते हैं। तो यहाँ पे इनका भी टारगेट है कि 50% से ज़्यादा कैपेक्स हमारे इसके अंदर होएगा एंड मोर प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। सेकंड यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है टीवीएस का जो मोर देन 1000 करोड़ इस प्लेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन अ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो टू व्हीलर है बाय द नेम ऑफ नॉर्टन। फिर ओला की बात करते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक ने अभी $200 मिलियन रेज करे एंड इनका वैल्यूएशन इस टाइम पे $5 बिलियन के आसपास का है एंड यहाँ पे जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है वो भी लॉन्च हुए हैं जिसका हमने पहले लास्ट 1-2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा फैन फेयर भी देख रहे हैं। फिर महिंद्रा की बात करते हैं, महिंद्रा का टारगेट है कि वो 3000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे बाय इन नेक्स्ट 3 to 4 years। एंड फाइनली अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स इज रेजिंग 7500 करोड़ टू इन्वेस्ट इन दी ईवी बिजनेस एंड दे आर प्लानिंग टू लॉन्च मोर देन 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इसके साथ साथ हम जो स्टॉक्स हैं जो इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट कर सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम उनकी बात करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले तो आज हमारा 2 PM पे एक डीप डाइव वेबिनार है जिसमें हम SOIC मेंबर्स को ये सिखा रहे हैं कि आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में आपको क्या क्या रेशियो देखनी होती है कि हर एक कंपनी में क्या क्या एनालिसिस आपको करना होता है क्वार्टरली रिजल्ट्स का एंड क्या वेरिएबल्स होते हैं। इन साथ साथ हम 20 to 25 ऐसी कंपनीज का एनालिसिस करेंगे उनके रिजल्ट्स का जो हमें इस टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है एंड जहाँ पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी काफी ब्राइट है। साथ साथ अगर हम SOIC मेंबरशिप की बात करते हैं तो SOIC मेंबरशिप में वी हैव सॉल्व्ड मोर देन 15,000 क्वेश्चन, जैसा कि आप डैशबोर्ड पे चेक भी कर सकते हैं। एंड जो SOIC ट्राइब मेंबर्स हैं इनके लिए हम बार बार ऑलमोस्ट ऑन एवरी ऑल्टरनेट डेज हम पॉडकास्ट भी निकालते रहते हैं जो हम अपने SOIC एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं। माने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कोई भी जैसे किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा आ जाता है तो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ एंड अगर मेरे को एज ए टीचर लगता है उस क्वेश्चन को इन अ पॉडकास्ट सॉल्व करना चाहिए तो उस क्वेश्चन का मैं पॉडकास्ट बना के डालता हूँ। एंड साथ साथ देयर आर मल्टीपल सेक्टोरल वेबिनार्स जो हमने अभी तक SOIC में करे हैं एंड इन फ्यूचर एज वेल जो फोरेंसिक एनालिसिस है इसका भी एक वेबिनार करेंगे। साथ साथ जो ग्रीन एनर्जी है इसका भी वेबिनार करेंगे। यहाँ तक जो हॉस्पिटल सेक्टर है इसका भी हम वेबिनार करेंगे एंड साथ साथ जो मोर अपकमिंग सेक्टर्स है इनका भी वेबिनार करने वाले हैं। If you're interested in the membership, link is in the description below। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस पूरे ट्रेंड से बेनिफिट करते हैं। तो अभी तक हमने ट्रेंड में ये देखा कि ट्रेंड में क्या जो मैक्रोज क्या हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों बढ़ेगा। फिर हमने बात करी कि क्या क्या चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं। फिर हमने बात करी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या हैं एंड फाइनली हमने बात करी जो इंडियन कंपनीज हैं जो ग्लोबल कंपनीज हैं ये कैसे इन्वेस्ट करें। अब हम फाइनली देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आज प्रेजेंट है। कमिंग टू दी SOIC एक्सेलरेटर पिच। अभी तक हमने वीडियो में देखा कि ईवी में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मैक्रो अपॉर्चुनिटी है। अब हम जाके देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या अपॉर्चुनिटी आती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट अगर हम वैल्यू चेन देखते हैं ईवी की तो यहाँ पे हमें ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो ईवी के केमिकल्स बना रही है। फिर हमें ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो ईवी के ऑटो कॉम्पोनेंट्स बना रही है। फिर हमें ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो एक्चुअली में OEMs है, माने खुद ही इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रही है। एंड लास्टली हमें ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है एंड साथ साथ ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्प कर रही हैं जिसको हम ER&D कंपनीज भी कहते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो केमिकल कंपनीज कौन कौन सी हेल्प कर रही हैं। तो पहली एज सच केमिकल कंपनी आती है बाय द नेम ऑफ नियोजेन केमिकल्स। तो जब हम नियोजेन केमिकल्स की बात करते हैं तो इनके 2 बिजनेस डिवीजन है, एक ऑर्गेनिक केमिकल्स का एंड सेकंड बिजनेस डिवीजन है इनऑर्गेनिक केमिकल्स का। ऑर्गेनिक केमिकल्स का डिवीजन जो है इनका वो बेसिकली जो ब्रोमीन इंटरमीडिएट्स है उसका है
सेकेंड जो इनका डिवीजन है दैट इज लिंक टू लिथियम इंटरमीडिएट, जो लिथियम के केमिकल्स हैं या लिथियम सॉल्ट्स हैं, सेकेंड डिवीजन के अंदर बनाते हैं। ऑर्गेनिक जो इनकी कैपेसिटी है इस टाइम पे, ये आई थिंक कैपेसिटी पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5x का एक्सपेंशन हुआ है, तो 150,000 टन पर एनम से कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4 लाख टन पर एनम गई है ऑर्गेनिक केमिकल्स में। एंड साथ साथ जो ये लिथियम सॉल्ट्स और जो लिथियम के केमिकल्स बनाते हैं, यहाँ पे भी रिसेंटली इनका बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विन अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम जैसा चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लिथियम बैटरी सेक्टर के लिए ये इस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। एंड अगर हम लिथियम सेल्स का मार्केट साइज देखते हैं तो इंडिया के अंदर इस टाइम पे एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी है। एंड पूरी जो PLI स्कीम है उसमें जो एडवांस केमिस्ट्री सेल्स हैं इनका कुछ 18,000 करोड़ का आउटले है। एंड पर अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हम बेसिकली 250 करोड़ पर गीगावाट हर्ट्ज का ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी है इतने लगता है सेटअप होने में। एंड एक्चुअली इट इज़ एस्टिमेटेड कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कुछ 45,000 करोड़ की एस्टिमेट कुछ कैपेसिटी लग सकती है। एंड अगर हम लिथियम आयन बैटरी को देखते हैं और इसमें कॉस्ट देखते हैं कि किस चीज़ का कितना कॉस्ट आता है, तो लिथियम आयन बैटरी में जो कंटेनर है इसका 22% कॉस्ट है, वेरा जो कैथोड मटेरियल है इसका 35% कॉस्ट है, जो कॉपर फॉइल है उसका 4% है, सेपरेटर का 13% है, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है इनका ऑलमोस्ट 9 to 10% के आसपास कॉस्ट है। एंड इस टाइम पे नियोजेन केमिकल्स इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मुलेशंस, इलेक्ट्रोलाइट लिथियम सॉल्ट्स, यहाँ तक जो कैथोड मटेरियल्स और कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज है इनके ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिसेंटली इन्होंने अपनी जो एक कैपेक्स अनाउंस करा था 250 मेट्रिक टन्स का। तो यहाँ पे इनके जो डोमेस्टिक कस्टमर है आई थिंक उनमें से एक दो अनाउंस हुए हैं। एंड यहाँ पे इनकी जो अभी इस टाइम पे जो टॉप लाइन अपॉर्चुनिटी है कुछ 40 to 45 करोड़ की है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये क्यों ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि नियोजेन केमिकल्स जो लिथियम सॉल्ट्स है वो भी इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है, एंड लिथियम सॉल्ट्स यूज करके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये भी इन हाउस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो एक्चुअली दोनों चीज़ें सेपरेटली करते हैं। तो लिथियम सॉल्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स अलग होते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के मैन्युफैक्चरर्स अलग होते हैं, वेराज नियोजेन केमिकल्स दोनों चीज़ें इन हाउस ही कर सकते हैं। एंड क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट है तो यहाँ पे इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अगर 45,000 करोड़ का स्पेंड आता है तो ऑलमोस्ट अगर 10% के हिसाब से लगा के चलते हैं तो 4,000 करोड़ to 4,500 करोड़ के आसपास का मार्केट अपॉर्चुनिटी है। तो अभी जस्ट ये मार्केट क्रिएशन स्टार्ट ही हुआ है। सेकेंड कंपनी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये भी एक केमिकल कंपनी बाय द नेम ऑफ गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। तो नियोजेन केमिकल्स एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का एक्चुअली हमने जो SOIC स्टूडेंट्स हैं इनके साथ 25 जुलाई को एक डीप डाइव भी करा था। तो नियोजेन केमिकल्स उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अपॉर्चुनिटी का पता नहीं था, बट उसमें भी अपॉर्चुनिटी आ गई। बट गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में तो एक्चुअली और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो लिप F6 करके एक केमिकल है जो PVDF से बनता है, माने गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की अगर आप वैल्यू चेन देखते हैं तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एक प्योरली इंटीग्रेटेड प्लेयर है, माने रॉ मटेरियल से लेके जो एंड केमिकल है वो भी खुद ही बनाता है सारा। तो इसको हम कहते हैं प्योरली इंटीग्रेटेड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है, यहाँ तक वर्टिकल इंटीग्रेशन भी है कुछ कुछ जगह में। तो यहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इस टाइम पे कुछ 2,500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। एंड अगेन फ्रॉम द स्क्रैच जो भी लिप F6 है एंड जो भी PVDF करके केमिकल है जिनका यूसेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होगा, सारा का सारा ये यहाँ पे इस टाइम पे कैपेसिटी लगा रहे हैं। तो ये बैटरी व्हीकल जो बेसिकली बैटरी केमिकल्स के लिए कॉम्प्लेक्स लगा रहे हैं। एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स में इनकी कुछ 2,500 करोड़ का कैपेक्स है यहाँ पे। एंड इनकी जो मार्जिन है इस टाइम पे 30% EBITDA मार्जिन है। आई थिंक कॉस्टिक सोडा का जो प्राइसिंग था वो बहुत बढ़ गया था, इस वजह से ज़्यादा दिख रहे हैं। बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि ये 30% के EBITDA मार्जिन यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए जो न्यू केमिकल्स आ रहे हैं इनके अंदर भी। थर्ड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या आती है केमिकल स्पेस के अंदर, देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ तत्वा चिंतन, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी। तो तत्वा चिंतन भी एक फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है। एंड एक्चुअली में तत्वा चिंतन की जैसे हम यहाँ वैल्यू चेन देख सकते हैं तो पहले जो ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट बनाते हैं, तो अगेन ये केमिकल है, आपको इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बट फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट से ये बनाते हैं SDA, एंड SDA से ये लोग बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स। एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स यूज होते हैं सुपर कैपेसिटर बैटरीज में। जो सुपर कैपेसिटेटर बैटरीज हैं इनका यूसेज कहाँ होता है, बेसिकली जहाँ पे करंट का बहुत ज़्यादा वोल्टेज एकदम वो चाहिए हो। जैसे सपोज करते हैं एक कार का स्टार्ट स्टॉप इंजन है, तो जैसे ही कार स्टॉप होती है एंड वापस स्टार्ट होती है तो बैटरी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डलता है। तो वहाँ पे सुपर कैपेसिटेटर बैटरीज का यूसेज होता है ताकि बैटरी पे बहुत ज़्यादा वो ना प्रेशर डले एंड यहाँ पे जो करंट का वोल्टेज है काफ़ी तेज़ी से आए। और भी इसकी यूसेजेस आ रही है, अब हमारी तत्वा चिंतन की वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये तो हमने केमिकल कंपनीज की बात करी। एक और अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे आ रही है
दैट इज़ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ पॉलीप्लेक्स। तो पॉलीप्लेक्स जो पेट फिल्म्स है और जो बेसिकली बोपेट फिल्म्स है, ये सारी चीज़ें बनाती है। एंड यहाँ पे पॉलीप्लेक्स में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जो लिथियम आयन बैटरीज है उनके आउटसाइड की जो पेट फिल्म है वो शायद से इस टाइम पे पॉलीप्लेक्स बना रहे हैं। एंड साथ साथ उसकी जो लाइनिंग है, आई थिंक बिफोर लगने से पहले उसका भी जो ऑर्डर है पॉलीप्लेक्स को मिल रहा है। एंड रिसेंटली पॉलीप्लेक्स ने कस्टमर विन करा है कोरिया से, जो लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर करता है, विच इज़ अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलीप्लेक्स। अब जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड अपॉर्चुनिटी आती है, ये पूरे टाटा ग्रुप के अंदर आती है, क्योंकि टाटा ग्रुप इस टाइम पे पूरा इकोसिस्टम भी बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि जो टाटा पावर है, जो हमने टाटा पावर की वीडियो भी बनाई थी हमारे चैनल पे, आप देख भी सकते हैं कि टाटा पावर जो चार्जिंग सोल्यूशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी फ़ोन की ऐप से यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि कोई आसपास मतलब बेसिकली कोई आसपास चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है या नहीं है। सेकेंडली टाटा यहाँ पे जो टाटा केमिकल्स है उसको यूज़ करके सेल डेवलपमेंट एंड जो उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो लेके आ रहे हैं यहाँ पे। फोर्थली यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो जो यहाँ पे जो टाटा एलेक्सी एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो जो भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड लास्टली जैसा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दैट इज टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का इस टाइम पे मार्केट शेयर इंडिया की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है इसके अंदर हाईएस्ट है। एंड टाटा नेक्सॉन इज द हाईएस्ट सेलिंग मॉडल, क्योंकि टाटा मोटर शुरू से ही काफ़ी अग्रेसिव रहे। एंड यहाँ तक जो जैगवार है उसका टारगेट ये भी है कि बाय 2025 जितनी भी वो कार सेल करते हैं उनका बेसिकली जितनी भी कार सेल होती हैं वो 100% बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। अगर हम टाटा मोटर्स की यहाँ पे बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या इनके प्लान जो मॉडल्स लाइंड अप है लॉन्च के लिए, तो 2021 में 10 अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मॉडल्स हैं दोज आर प्लान। FY22 में 18 है, FY23 में ऑलमोस्ट 24 है, एंड FY24 में 26 मॉडल्स आर प्लान। एंड यहाँ पे अगर हम इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स में इंडस्ट्री कुछ 7x के आसपास हो गई है। एंड 2022 तक इट इज़ प्रोजेक्टेड कि इंडस्ट्री और भी कुछ 2.8 to 3x के आसपास से ग्रो करेगी। तो इंडस्ट्री इस टाइम पे जैसे अगर मैं जो पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री है इसकी बात करूं तो इंडस्ट्री इस टाइम पे कुछ 18%, 47%, 71% टू 75% के आसपास 75% के आसपास टाटा मार्केट का शेयर, जो टाटा मोटर का शेयर है इंडस्ट्री के अंदर। एंड इस टाइम पे अगर हम टाटा मोटर की बात करते हैं तो आई थिंक OEMs में सबसे ज़्यादा जो अग्रेसिव है इस टाइम पे टाटा मोटर्स ही है। एंड इनके अगर हम कुछ अपकमिंग मॉडल्स देखते हैं तो नेक्सॉन EV, फिर जो एक्सप्रेस टी करके है, एंड जो टाइगर EV है ये भी करके आ रही है। रिसेंटली जो TPG है एक प्राइवेट इक्विटी है, उसने टाटा मोटर के अंदर इन्वेस्ट करा है। एंड टाटा मोटर इस टाइम पे कुछ 7500 करोड़ अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो वाला जो डिवीजन है इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्केट शेयर टाटा का है। एंड टाटा के ग्रुप में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें EVs के लिए एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे बाहर अगर हम टेस्ला को देखते हैं तो टेस्ला में भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इकोसिस्टम बनाना जरूरी है। सिमिलरली टाटा ग्रुप में भी एक अंडरस्टैंडिंग दिख रही है कि आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जो सेकंड मूवर्स हैं यहाँ पे, अगर दे बिकम टू लेट, अगर हम जैसे इसकी बात करते हैं मारुति की, अगर मारुति आज से 5-10 साल बाद जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करते हैं, देयर कुड बी अ चांस कि शायद से पीछे ना रह जाए, क्योंकि अगर टाटा का इकोसिस्टम पहले ही बन गया देन दैट कुड बी एन एडवांटेज ओवर द अदर्स। अगर हम थर्ड की अपॉर्चुनिटी सेट देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बिजनेसेस आते हैं जो ER&D बिजनेस है, दैट इज इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेसेस। जो ट्रेडिशनल IT सर्विसेज बिजनेस है इनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक की ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ER&D कंपनीज होती क्या हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। तो टाटा एलेक्सी एक ER&D कंपनी है, सिमिलरली LTTS एक ER&D कंपनी है, एंड फाइनली जो KPIT टेक्नोलॉजीज है ये भी एक ER&D कंपनी है। तो इस टाइम पे ये 3 कंपनीज किस ट्रेंड से बेनिफिट कर रही हैं, इस ट्रेंड का नाम है केस का मतलब क्या है, कनेक्टेड कार्स, ऑटोनॉमस कार, शेयर्ड मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कार्स। तो कनेक्टेड कार्स, ऑटोनॉमस कार और ये जो 4 ट्रेंड्स हैं, शेयर्ड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स का, सो ऑल दीज ट्रेंड्स आर बेसिकली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो टाटा एलेक्सी और इन कंपनीज को अगर आपको बहुत सिंपली समझना है, आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं टाटा एलेक्सी की, बट इन कंपनीज को मैं सिंपली एक बहुत सिंपल टर्म कहता हूँ क्रैड्स के नाम से। क्रैड्स का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो जैसे हमने क्रैम्स बिजनेसेस देखे, वो बेसिकली जो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसके अंदर R&D में हेल्प करते हैं। सिमिलरली जो क्रैड्स बिजनेसेस हैं वो प्रोडक्ट की जो R&D है उसके अंदर हेल्प करते हैं।
फ्रॉम आइडिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट टू द फाइनलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्रैड्स बिजनेसेस का ये रोल है। एंड इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी क्रैड्स बिजनेसेस हैं, टाटा एलेक्सी, LTTS या KPIT के मैं बात करूँ तो ये सारे इसके अंदर एक रोल प्ले कर रहे हैं। KPIT का तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जो उनका ऑटो वर्टिकल है उससे आता है। टाटा एलेक्सी का जो सेकेंड इन कंपनीज के अंदर टाटा एलेक्सी है, एंड फाइनली फिर LTTS आती है। बट इन तीन कंपनीज में कैपेबिलिटी वाइज अगर आप मुझसे पूछो तो LTTS नो डाउट सबसे ज़्यादा आगे है, बट फोकस वाइज KPIT का प्योरली फोकस जो ऑटो के ऊपर है, एंड टाटा एलेक्सी में 3 डिविजन है इस टाइम पे। तो इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन LTTS है, बट इन टर्म्स ऑफ फोकस KPIT इज द नंबर 1 कंपनी ओवर है। तो ये भी एक हमारे पास थर्ड की सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आते हैं। इसके बाद हम अगर अगली सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखें तो ये हमारे पास जो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके अंदर आती है। तो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में अगर हम 3 एग्जांपल्स देते हैं यहाँ पे, FIAM इंडस्ट्रीज, मिंडा इंडस्ट्रीज एंड फाइनली सोना कॉमस्टार। फर्स्ट ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसका नाम है FIAM इंडस्ट्रीज, एंड इसका पोर्टफोलियो एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यूट्रल है। माने इसको फर्क नहीं पड़ेगा अगर EV का अडॉप्शन हो या ना हो, क्योंकि ICE इंजन में भी जो 2 व्हीलर्स हैं उनको ही ऑलरेडी सप्लाई करता है। बट यहाँ पे क्या बेनिफिशियरी हो सकता है कि ओला का जो 2 व्हीलर यहाँ पे इस टाइम पे उस पर दिस कुड बी एन इनडायरेक्ट प्ले, क्योंकि जो ओला के स्कूटर्स है उनको सोल सप्लायर इस टाइम पे FIAM इंडस्ट्रीज है। एंड जैसे जैसे जो ओला का ये डिवीजन स्केल होता है साथ साथ FIAM का भी बिजनेस स्केल होगा। तो यहाँ पे अगर हम FIAM का बिजनेस देखते हैं तो FIAM करता क्या है इस टाइम पे कि जो LED हेडलैम्प है, जो LED इंडिकेटर्स हैं, यहाँ तक जो LED टेल लैम्प है या ब्लिंकर्स है, वो सारी चीज़ें FIAM बनाते हैं। एंड इंडस्ट्री में इस टाइम पे मार्केट लीडर है 2 व्हीलर्स में। तो इनके अगर हम कस्टमर्स देखते हैं तो 2014 इनके पास जो TVS और यामाहा है और जो महिंद्रा है वो भी इनका कस्टमर था। आई थिंक जो महिंद्रा रेवा है उसके बाद बंद हो गई थी। फिर 2015 में TVS यामाहा, फिर 2016 में TVS हार्ले डेविडसन, डायमिलर एंड सुजुकी, फिर 2017 में TVS होंडा यामाहा अगेन। एंड साथ साथ अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो आज इनके काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इनके बिजनेस में, अगर हम इनकी Q2 से कॉन्ट्रैक्ट कॉन कॉल का एक एक्सट्रैक्ट भी पढ़ते हैं तो एक एनालिस्ट ने भी ये पूछा था कि हाउ मच ओला बिजनेस विल ऐड टू ओवरऑल टॉप लाइन इन द कमिंग क्वार्टर्स एज FIAM इज ओनली सोल सप्लायर टू ओला। सो बेसिकली जो राजेश शर्मा है इन कंपनी के जो यहाँ पे काम करते हैं, तो उन्होंने यही बोला कि ओला का भी बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड मंथ ऑन मंथ इट इज़ रैम्पिंग अप। तो अगर आपको ओला पे इनडायरेक्ट प्ले करना है तो FIAM इंडस्ट्रीज इज द वन, क्योंकि FIAM इंडस्ट्रीज ओला का सोल सप्लायर है। तो यहाँ पे आपको ओला की सेल्स ट्रैक करनी पड़ेगी, एंड साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एक LED लैंप है पर स्कूटर में उसका कितना कॉस्ट पड़ता है। तो वो सारी डिटेल्स इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ऑलरेडी दे रखी है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉक्सी प्ले ऑन द ग्रोथ ऑफ ओला। सेकेंड, अगर हम ऑटो कंपोनेंट की बात करते हैं तो डैट इज मिंडा इंडस्ट्रीज। एंड मिंडा इंडस्ट्रीज मेरे ओपिनियन में लास्ट डेकेड में शायद से बेस्ट ऑटो कंपोनेंट कंपनी रही है सोना कॉमस्टार के आने से पहले। तो मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस टाइम पे दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑटो पार्ट्स हैं उनके अंदर। एंड मिंडा के पास इस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं या फिर जो प्रोडक्ट अंडर प्रोडक्शन है इस टाइम पे, तो ऑन बोर्ड चार्जर है, साथ साथ जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है वो भी है, फिर RCD केबल करके एक प्रोडक्ट है, फिर जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी आता है, फिर मोटर एंड मोटर कंट्रोल है, फिर साथ साथ जो टेलीमैटिक्स है ऑलरेडी अंडर प्रोडक्शन है, टेलीमैटिक्स ऑलरेडी बनाते हैं तो दैट इज ऑल्सो अंडर प्रोडक्शन। एंड फिर जो अकूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम है, दैट इज मतलब जो साउंड सिस्टम है व्हीकल के लिए, वो इस टाइम पे अंडर डेवलपमेंट है, माने व्हीकल को अलर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मिंडा का यहाँ पे पोटेंशियल EV किट वैल्यू देखते हैं तो पोटेंशियल EV किट वैल्यू का 28,300 रुपीज़ के आसपास है, माने पर प्रोडक्ट ये कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सेकंड ऑटो कंपोनेंट कंपनी वॉज मिंडा इंडस्ट्रीज। थर्ड यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट कंपनी तो नहीं है बट OEM ही आती है, दैट इज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब इस कंपनी में एक्चुअली में डिस्क्लोजर्स काफ़ी कम है, इस वजह से मैं इस कंपनी में मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं करा। बट इस कंपनी में मेरे को एक चीज़ शुरू से पता थी कि जो BYD है, जो एक चाइना की एक्चुअली में मार्केट लीडिंग कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या जो इलेक्ट्रिक बसेज है उसके अंदर, उसका टाइप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से हो रखा है। एंड जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के टेंडर आते हैं उसमें अप्लाई करते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट का टेंडर विन भी करा था। आई थिंक ऑन द बैक ऑफ इट आई थिंक जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि इन्होंने जो टेंडर विन करा था। बट BYD इज अ कंपनी जिसके अंदर वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट कर रखा है। बट ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि डिस्क्लोजर्स का इशू है कि डिस्क्लोजर्स इतने ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैं इसको अवॉइड करता हूँ। बट आप इस कंपनी को पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ आती है। एंड फाइनली हमारे पास जो कंपनी आती है दैट इज सोना कॉमस्टार।
इस वीडियो का पर्पस क्या था कि मैं आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर दूं सोना कॉमस्टार की वीडियो के लिए, क्योंकि सोना कॉमस्टार की वीडियो इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड आई थिंक दैट वीडियो विल बी वेरी वेरी इन डेप्थ। तो सोना कॉमस्टार के अंदर अगर हम इस टाइम पे एक चीज़ देखते हैं कि सोना कॉमस्टार का 2019 के अंदर सिर्फ 1.3% रेवेन्यू आता था बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से, जो FY20 में 2% हुआ, FY21 में 13.8% हुआ एंड फर्स्ट हाफ ऑफ FY22 में 21% के आसपास चला गया। तो 16x जंप है सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेवेन्यूज में। विराज जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंटल रेवेन्यू है उसके अंदर 25x की जंप है, माने 17.4 करोड़ से ऑलमोस्ट अगर इस साल की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर दें तो 441 करोड़ के आसपास है। एंड इस टाइम पे सोना कॉमस्टार के पास जो ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ की है, जिसमें से 58% जो ऑर्डर बुक है दैट इज मेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सोना कॉमस्टार इन माय ओपिनियन इज द ट्रू बेनिफिशियरी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, क्योंकि ये ऐसे कुछ ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसके अंदर इनके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो रखा है। मैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता, क्योंकि इनके मार्जिन्स काफ़ी लो रहते हैं। मेरा सोना कॉमस्टार के जो मार्जिन्स हैं वो ईबिटा मार्जिन्स ही 28% के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% के आसपास है एंड ऊपर से जो ग्रोथ प्रोफाइल है दैट इज 35 to 40% के आसपास। मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ प्रोफाइल है यहाँ पे शायद से सेकंड क्वार्टर में 150% के आसपास की ग्रोथ थी एंड लास्ट 3-4 ईयर्स में ऑलमोस्ट जैसे हम यहाँ पे ग्रोथ देखी 25x के आसपास की है। This, in my opinion, is the true beneficiary and do wait for our video which we'll be launching on the coming Friday.